नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 37 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज से सहायक विकास विस्तार अधिकारी, राजस्व निरीक्षक और मध्य प्रदेश पटवारी 2023 को लेकर वीडियो सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें सिलेबस के अनुसार हम सभी प्रश्नों को विस्तार सहित कवर करेंगे। तो सिलेबस के अनुसार इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, सामान्य प्रबंधन, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न सम्मिलित रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न है कि कोहरा डैश का एक उदाहरण है। तो निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कोहरा निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी, तीसरा है पारभासी और चौथा है सभी का। तो पारदर्शी और अपारदर्शी तो उसमें नहीं हो सकता। इसका सही आंसर जो है वह है पारभासी। अब पारभासी क्या होता है ये आपको बता देते हैं। पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें 50% अथवा आंशिक प्रकाश होकर गुजर पाता है, ऐसी वस्तुएं पारभासी कहलाती हैं। तो कोहरे के अलावा आपका धुआं, तेल, पानी, ये सभी जो लगभग वस्तुएं हैं वे पारभासी कहलाएंगी। और पारदर्शी वस्तु क्या होती है ये भी आपको ऑप्शन के अनुसार बता देते हैं कि जो पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें से प्रकाश पूर्ण रूप से होकर गुजर जाता है, पारदर्शी कहलाती हैं। जैसे कि कांच पारदर्शी होता है। और इसके अलावा अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता, जैसे कि लकड़ी हो गई या अन्य धातु हो गई, ये सभी ऐसी अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त घटक रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि मोनोसाइट, बिंबाणु, लसिकाणु और लाल रक्त कणिका। तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा रक्त घटक जो है वह मदद करता है, आपको बता दें इसका सही आंसर है बिंबाणु। और काफ़ी बच्चों ने बिंबाणु का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन थ्रोम्बोसाइट को इन्होंने सुना होगा इस नाम को। तो आपको बता दें कि बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। थ्रोम्बोसाइट जो है साइंटिफिक नाम है जिसे हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है। और थ्रोम्बोसाइट अर्थात बिंबाणु ऐसा रक्त घटक है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। यानी जब किसी को चोट लग जाती है शरीर से और रक्त बहने लगता है तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद उस स्थान पर कुछ सफ़ेद जाल सा बन जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। तो वह रक्त का थक्का जम जाता है, यही जो रक्त घटक है उसके कारण ही ऐसा होता है। और रक्त घटक कौन सा है आपको बता दिया हमने, बिंबाणु। और आपको बता दें कि अगर यह पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, तो विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न सामान्य प्रबंधन से लिया गया है। परिचालन प्रबंधन को इस रूप में भी जाना जाता है। तो 3 प्रकार के प्रबंधन होते हैं, शीर्ष प्रबंधन, मध्य प्रबंधन और परिचालन प्रबंधन। तो इसमें से पूछा गया है कि परिचालन प्रबंधन को एक अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पर्यवेक्षी प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन दिया गया शीर्ष प्रबंधन और तीसरा ऑप्शन दिया है मध्य प्रबंधन, या यह तीनों। तो परिचालन प्रबंधन को हम आपको बता दें कि जो एक अन्य नाम से जाना जाता है वह है पर्यवेक्षी प्रबंधन। पर्यवेक्षी प्रबंधन और परिचालन प्रबंधन एक ही है तरह के प्रबंधन है, यानी एक ही प्रबंधन के 2 अन्य नाम हैं। और शीर्ष प्रबंधन में उच्च अधिकारी एवं मध्य प्रबंधन में अधीनस्थ कर्मचारी के कार्य शामिल हैं। तो यहाँ से तीनों प्रबंधन समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 3 अधीनस्थ कर्मचारी प्रबंधक से आदेश प्राप्त करते हैं तो किस प्रकार के सिद्धांत का पालन हुआ है। तो पहला सिद्धांत है अनुशासन, दूसरा है आदेश की एकता, तीसरा है आदेश और चौथा है कार्यशीलता। तो जब भी कोई 3 अधीनस्थ कर्मचारी जो हैं वह शीर्ष प्रबंधक से आदेश प्राप्त करते हैं तो वह तीनों एक साथ एक ही आदेश को ले रहे हैं। यानी इस समय जो जिस सिद्धांत का पालन हो रहा है उसका नाम रहेगा आदेश की एकता। यानी आदेश को तीनों के द्वारा सामान्य रूप से अपनाया जा रहा है, तो इसलिए इसे आदेश की एकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और आगे नीचे दिया है कि यदि 2 वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश मिले तो आदेश की एकता सिद्धांत का उल्लंघन होता है। यानी कि कोई भी एक अधीनस्थ कर्मचारी या नीचे के जो कर्मचारी हैं उनको अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी से आदेश मिलता है और वह भी 2 अधिकारी जब एक ही निचले अधिकारी को आदेश करते हैं
तो ऐसे में संशय की स्थिति हो जाती है कि किसका आदेश माना जाए, और यह आदेश की एकता का सिद्धांत का उल्लंघन होता है इस स्थान पर। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, आदेश की एकता का सिद्धांत क्या है और आदेश की एकता का जो उल्लंघन है वह कब होता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इससे पहले हमने आपको तीनों जो प्रबंधन हैं उनके बारे में आपको बताया था, शीर्ष प्रबंधन, मध्य प्रबंधन और परिचालन प्रबंधन। तो शीर्ष प्रबंधन में जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष होते हैं या जो अधिकारी होते हैं, वे सम्मिलित होते हैं। मध्य प्रबंधन में उनके निचले स्तर पर जो कार्य करते हैं अधीनस्थ कर्मचारी, जो क्लर्क लेवल के पोस्ट वो होते हैं कर्मचारी, जिनमें एक लेखपाल पटवारी भी शामिल है। तो ऐसे जो कर्मचारी हैं वे मध्य प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। और परिचालन जो प्रबंधन है वह मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्षेत्र में घूमकर जो कार्य करते हैं, पर्यवेक्षक का कार्य करते हैं, ऐसे कर्मचारी परिचालन प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सामान्य प्रबंधन से लिए गए हैं और इन दोनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित है। कौन से राजपूत वंशज खजुराहो मंदिर से जुड़े हुए थे? तो खजुराहो मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है और मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से कौन सा राजपूत वंश जुड़ा हुआ है यही पूछा गया है और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, परमार वंश, बघेल वंश, तोमर वंश और चंदेल वंश। तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर है वह है चंदेल वंश। इसके अलावा चंदेल वंश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर खजुराहो 10वीं से 12वीं शताब्दी तक चंदेलों की राजधानी रहा था। तो चंदेलों का यहाँ शासन रहा है और चंदेलों ने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। खजुराहो मंदिर का जो एरिया है, जो प्राचीन शहर है खजुराहो, जहाँ मंदिर बने हुए हैं, और यहीं पर एक महादेव कंदरिया मंदिर भी बना हुआ है जो काफ़ी फेमस है, जिसे गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अभी अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, रानी दुर्गावती एक डैश राजकुमारी थी। तो पूछा गया है किस वंश से संबंधित राजकुमारी थी। तो ऑप्शन दिया गया है परमार वंश, गुर्जर वंश, तोमर वंश और चंदेल वंश। तो इन चारों वंशों में से रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसका जो सही आंसर है वह है चंदेल वंश। जो रानी दुर्गावती हैं वह चंदेल वंश की राजकुमारी थी। और अगर यह पूछा जाता कि रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी तो उसका आंसर आप याद रखिएगा, गोंडवाना क्षेत्र की रानी थी, यह भी बात याद रखिएगा। तो नीचे कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है, इसे देख लेते हैं। यह चंदेल राजा कीरत राय की पुत्री थी और पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद गोंडवाना की रानी बनी। तो इनका जो विवाह हुआ था वह गोंडवाना के शासक के यहाँ पर हुआ था, जिनका नाम दलपत शाह था, और इनकी मृत्यु के बाद यह यहाँ की रानी बन जाती है। चलिए अगला प्रश्न सामान्य हिंदी से लिया गया है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? अगर आपको नहीं मालूम कि निपात शब्द किस प्रकार के शब्द होते हैं तो इस प्रश्न के साथ आपको यह पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस प्रश्न के ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कल मेरी छुट्टी है, दूसरा ऑप्शन है मेरे यहाँ कार्यक्रम है, और तीसरा ऑप्शन है आप भी यहाँ आइएगा, यानी आप भी आइएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है आप भी आइएगा। अब निपात शब्द क्या होते हैं तो इस विषय में आपको बता देते हैं। वाक्य में अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग में लिए गए शब्द निपात कहलाते हैं। जैसे भी, तक, मत, जी, केवल, आकाश आदि इस प्रकार के शब्द निपात शब्द कहलाते हैं। तो किसी वाक्य में अतिरिक्त जोर दिया जाए, यानी कि हम जैसे इसका आंसर है इसमें लिखा गया है आप भी आइएगा, हम यह भी कह सकते थे कि आप आइएगा, परंतु इसमें जोर लगाकर कहा गया है कि आप भी आइएगा, है ना। जैसे यहाँ तक जाओ, तक लग गया ना, तक यहाँ पर जोर देकर किसी बात को कही जा रही है, तो यह इस प्रकार के शब्द निपात शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी सामान्य हिंदी का है, विलोम शब्द से। निम्न में से आकर्षण शब्द का विलोम है। तो आकर्षण शब्द एक का विलोम शब्द पूछा गया है और यहाँ पर बच्चे कई बार फंस जाते हैं, क्योंकि 2-3 ऑप्शन इस प्रकार से मिलते जुलते हैं कि गलत लगा आते हैं परीक्षा में। पहला ऑप्शन दिया गया है अनाकर्षण, दूसरा दिया गया है विकर्षण, तीसरा दिया गया है अपकर्षण, चौथा दिया गया है अभिकर्षण। तो इसका सही आंसर बता दें। इसका सही आंसर है उत्तर बी, विकर्षण। काफ़ी लोग इसमें अनाकर्षण लगा देते हैं और जो कि गलत हो जाता है।
तो इन दोनों का अर्थ आपको बता देते हैं। आकर्षण का जो अर्थ है वह है खींचना एवं विकर्षण का अर्थ है दूर हटाना, और अनाकर्षण का भी कहीं ना कहीं एक अर्थ खींचने से संबंधित ही है। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वह विकर्षण होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित है। मॉनिटर तथा प्रिंटर जैसे डिवाइस कंप्यूटर से जुड़े होते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे डिवाइस क्या कहलाते हैं? जैसे मॉनिटर और प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ऐसे डिवाइसों को क्या कहा जाता है, यही पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है इनपुट डिवाइसेज, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम डिवाइसेज, तीसरा ऑप्शन है पेरिफेरल डिवाइसेज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है उत्तर सी, पेरिफेरल डिवाइसेज। तो इस प्रकार के डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। और आगे दिया है कि पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के होते हैं। सामान्य कंप्यूटर से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको भी हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न सामान्य इंग्लिश यानी अंग्रेजी से संबंधित है और सिनोनिम वर्ड पूछा गया है। सिनोनिम वर्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो शब्द आपस में समान अर्थ वाले होते हैं यानी पर्यायवाची शब्दों को ही सिनोनिम वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ PIOUS पीयूष के बारे में पूछा गया है कि इसका सिनोनिम वर्ड इनमें से कौन सा होगा। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन है एक्टिव, दूसरा ऑप्शन है बिग्ड, तीसरा ऑप्शन है वाइज, चौथा ऑप्शन है रिलीजियस। तो इसका जो सही आंसर है वह है रिलीजियस। इस तरह के प्रश्नों के सही जवाब देने के लिए आपको इन सभी वर्डों की जो हिंदी मीनिंग है वह पता होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए नीचे देख लेते हैं ये महत्वपूर्ण जो पीयूष और रिलीजियस शब्द हैं इनका क्या अर्थ है। तो पीयूष शब्द का जो अर्थ है वह है धर्म का दिखावा करने वाला, और रिलीजियस शब्द का अर्थ भी इससे मिलता जुलता है जो धर्म से संबंधित होता है। तो यहाँ जो सिनोनिम वर्ड हो जाएगा पीयूष का वह रिलीजियस हो जाएगा। चलिए इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यह सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।